की शिरकत, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। गर्भगृह में रुपए बरसाने वाली महिला पर होगी कार्रवाई, केदारनाथ धाम मंदिर में मोबाइल पर लग सकता है प्रतिबंध। उत्तराखंड में दोबारा खुलेंगी अंतर धार्मिक विवादों की फाइल्स, विवादों को संज्ञान में लेकर पुलिस ने कसी कदम। देहरादून में वैध मलिन बस्तियों को बड़ी राहत, 18,000 मानवों का 5 साल का टैक्स माफ, चालू वित्तीय वर्ष से वसूला जाएगा कर। नैनीताल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, कई मामलों में चल रहा था फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में मॉनसून ने अभी दस्तक तो नहीं दी, लेकिन प्री मॉनसून और गुजरात पहुंचने के बाद बिपरजॉय का असर उत्तर भारत के राज्यों में दिखाई दे सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ से मैदानी क्षेत्र में 2 दिन तेज वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और कहीं कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं मौसम बदलने के बाद प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत प्रदेश भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गंगोत्री सहित गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। काफी दिनों से यहाँ पर अच्छी धूप खिल रही थी और आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। और ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ करा रहे हैं। लोगों में उमंग है कि हम गंगोत्री धाम में पहुँचे और माँ गंगा में स्नान करें। आपने देखा होगा और आने वाले श्रद्धालुओं से भी हमारा अनुरोध होगा कि अपने साथ बड़ा गर्म कपड़े रखें, क्योंकि लगातार इस बार बरसात की वजह से जो धामों में जो गर्मी होती है, जो समय जो गर्मी का मौसम होता वो नहीं हो पाया है। ठंड लगातार बनी हुई है। जय मां गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो उत्तराखंड में प्री मॉनसून केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें
उन्होंने निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से बातचीत की। मुजफ्फरनगर में उन्होंने जिसमें धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण बेहतर सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर तरीके से करने के साथ ही निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए, जिसमें एनएच अधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को 6 माह के कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। एनएच नहीं बनने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे और एक आध कैजुअलिटीज भी हो गई, कई गाड़ियों के पट्टे टूट गए थे। मैं इसके पीछे 1 साल 1.5 साल से लगा हुआ था, इसे काम करिए, परंतु पहली कंपनी काम नहीं कर पाई तो वो चले गई। अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। एनएच को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर दें, तो कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूं। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के, उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उससे इतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की होगी। कब तक पूरा होने की संभावना है? भाई इसमें लग जाएगा, ये तो लग ही जाएगा, 6-7 महीना तो लगता ही है, क्योंकि ये इतना मोटा बैठता है, सीमेंटेड काम होने वाला है, पक्का काम है, जल्दी टूटने वाला काम नहीं होता है, इसकी एक लाइफ होती है। तो 4-5 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन काम शुरू हो गया तो कोई बात नहीं। जहां काम शुरू होना एक बार बहुत आवश्यक था, उसके बाद तो काम रुकता नहीं है, कहीं रुकने नहीं देंगे। मैं बीच बीच में आके देखते भी रहूंगा, क्योंकि ये मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश तक, नेपाल बॉर्डर तक जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए, और हमारे यहाँ ये मुनस्यारी तक, टनकपुर होते हुए देखा जाए तो सीधे आपके धारचूला तक लगाइए, अब तो लीपू लेक तक लगा लीजिए, क्योंकि मान सरोवर सड़क भी अब प्रारंभ हो गई है। तो ऐसी लोक महत्व की जो सड़क है उसकी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, लगना चाहिए कि एनएच है। हर प्रकार से उसके पैरामीटर्स क्या हैं उन पर ठीक खरा उतरना चाहिए। बीच में डिवाइडर ठीक बनने चाहिए, साइड में उसका जो विकास कार्य होता है वो ठीक से होना चाहिए, और उसमें जो सीमेंट कंक्रीट का अनुपात है उस अनुपात पर सड़क बननी चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं बढ़ती है। पैसे की छप करो। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुस्लिम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। वहीं ओवैसी पर करारा वार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ओवैसी उत्तराखंड के लोगों को धमकी देने की बात न करें। उन्होंने आगे कहा कि भारत संविधान से चलता है, उत्तराखंड सरकार संविधान के तहत कार्रवाई कर रही है। संत समाज में कभी भी कटुता की बात नहीं की है और ना ही हिंदू समाज के बच्चों को गलत कार्य करने को उकसाया है। इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी मदरसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। भारत संविधान से चलता है और संविधान के तहत कार्रवाई सरकार कर रही है। संत समाज जो कह रहे हैं, हमारे संत समाज ने कभी भी कटुता की बात नहीं करी है, संविधान के उल्लंघन की बात नहीं करी है, और कभी भी गलत कार्यों के लिए उकसाया नहीं है हिंदू समाज के बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द बना रहे। नहीं, देहरादून में पिछले 3-4 दिन में मैं बता रहा हूँ, 4 दिन में 3 घटनाएं हुई हैं और सब माइनर हुई हैं, छोटी बच्चियां हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनको उसमें मुस्लिम समाज के जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनको आगे आना चाहिए, अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। उनको उत्तराखंड तो तब आएंगे जब उनको आने दिया जाएगा। वो इस तरह की धमकी देने का काम न करें। उत्तराखंड ने कभी धमकियां किसी की बर्दाश्त नहीं करी हैं। संभल कर बोलें। वो यहाँ पर कटुता बढ़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं,
उसको नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। समाज ने जिस तरह की जागरूकता का परिचय दिया है इस दौरान, वो उनको समझ लेना चाहिए। उत्तरकाशी की पुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले एक धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट करने पर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इन सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ावा दें और जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गांवों से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, अशिक्षा कुपोषण के खिलाफ करो, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे उनके खिलाफ करो, विकास ठप पड़ा हुआ, सड़कें बेहाल हो गई हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए करो। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनना है राज्य के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ से हम जब देश का कानून है, यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, हम साथ हैं। अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे राज्य के अंदर अतिक्रमण को परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है और अतिक्रमण को देखने के लिए कोई खुर्दबीन की आवश्यकता नहीं है, दोनों नंगे आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक आंख बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आंखें खुली रखी। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं है। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रदेश, उसकी सजा, एक व्यक्ति की सजा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती है। यह प्रदेश, यह देश सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, कौमी एकता का प्रतीक है, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है और हम एक व्यक्ति को की वजह से पूरे कौम को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कहीं अन्याय होगा, जुल्म होगा, जाति होगी, किसी भी कौम में, किसी भी धर्म में, हम उसके साथ खड़े होंगे, अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ हैं। तो जो भी है, देश में जो घट रहा है, प्रदेश में जो घट रहा है, वो अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। देखिए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। हम लगातार अपने बूथ लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रभारी नियुक्त हैं और मैं लगातार गढ़वाल के दौरे में था और इधर 6 दिन से मैं लगातार कुमाऊं के दौरे में हूँ। हम लोगों से मिल रहे हैं और जो तैयारी की जहाँ तक बात है, देखिए हम लोकल इश्यूज में आज बहुत आगे हैं। चाहे जोशीमठ का क्षय हो, बीजेपी की सरकार में 2021 में शुरू हुआ था 7 फरवरी को, रेहड़ी की घटना से और आज तक बदसूर जारी है। 160 दिन के आसपास हो गए हैं और लोग जोशीमठ के आज भी आंदोलन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से 2 मंत्री गायब रहे और मृत्युओं का आंकड़ा लगातार बढ़ा था और मीडिया कर्मियों ने और नेताओं ने जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, तब वापस नेता कर्नाटक से एक आए और दूसरे वाले अपने
प्रवचनों से वापस आओ फिर चले गए हैं मेरी जो जानकारी में है। तो इसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस को जिस तरीके से मिसहैंडल किया, वीआईपी को बचाने के लिए जो जतन सरकार ने और प्रशासन ने किया वो आप सबकी नज़र में है, पब्लिक की नज़र में है। भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी का पेपर लीक हुआ है, इनके बीजेपी के कार्यकर्ता अंकिता मर्डर केस में पकड़े गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता चाहे हाकम सिंह हो चाहे मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हो वो पकड़े गए हैं। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, खनन, भू माफिया, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हम बीजेपी को घेर रहे हैं और पब्लिक समझ रही है। इसीलिए बीजेपी अनेकों इस तरीके के जतन कर रही है कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तैयार हो। इसीलिए केवल बात मजार की, इसीलिए बात केवल लैंड जिहाद की हो रही है। वो विकास की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, अंकिता को न्याय दिलाने की बात नहीं करते, वो जोशीमठ की बात नहीं करते। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग जिस तरीके से शंकराचार्य जी का अपमान केदारनाथ में किए हैं और जिस तरीके से जॉली ग्रांट का जो प्रस्ताव था आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पे होने का, उसका जिस तरीके से विरोध करके दूसरा नाम वहाँ प्रस्तावित किया है, तो निश्चित ही ये सारे इश्यूज हैं जिसमें हम उनको घेरेंगे। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और मैंने बार बार कहा है हम पंडित ठाकुर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है और कुछ कर्तव्य प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है और संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना, किसने मना किया है। लेकिन जो निरपराधी हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनको व्यापार बंद कराने की कोशिश की है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? इन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है क्योंकि आवाम को, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, उनके भय में किसी किस्म का भय न हो, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है। और मेरी नज़र में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की हम सुरक्षा करें और कांग्रेस इस पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अगर किसी के संग भी अन्याय होगा, कांग्रेस के साथी उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी बूथ स्तर पर काम कर रही है, संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी कर्नाटक चुनाव के बाद एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है। 2023 निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रचार प्रसार में जुट गई है। सत्ताधारी दल भाजपा की नीतियों के विरोध को हथियार बनाकर कांग्रेस निशाना साध रही है और लोगों में विश्वास कायम करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले ये मेरा पहला इम्तिहान है। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने चुनाव की तैयारी में जुटी है। हर वार्ड में जाकर हर महिला, पुरुष और वृद्ध से और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, वार्ड लेवल पर पूरे वार्ड कमेटियों का गठन कर रहा हूँ। एक एक वार्ड में मुझे 3-3, 4-4 बार जाना पड़ रहा है। पहले वार्डों के वहाँ मीटिंग कर उस वार्ड में सर्वसम्मति से वार्ड अध्यक्ष से लेकर पूरे वार्ड टीम का गठन करता हूं। चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैंने पूरे बीएलओ तैयार किए हैं। 18 साल तक के युवा हैं, उन लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, काशीपुर अब की बार जीत कर रहेगी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पार्षद भी जीतेंगे।
अध्यक्ष ज्योति रौतेला के पहली बार काशीपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और इस अवसर पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2024 में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलकापाल ने कहा, उत्तराखंड में भाजपा का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। भाजपा के शासनकाल में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लोकसभा चुनाव और निकाय के चुनाव जो चुनाव है उसके लिए लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम लोग हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और महिला कांग्रेस, हम लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो हमारी संगठनात्मक तैयारियां हैं, हम लोगों की महिला कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि हम हर बूथ पे 10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ सकें। इसलिए आज जो पूरे प्रदेश में मैंने पौड़ी लोकसभा से ये दौरा शुरू करा था, पौड़ी लोकसभा, अल्मोड़ा लोकसभा और उधम सिंह नगर में मैं आप लोगों के बीच में हूँ। हम लोग तैयारियों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि बस इलेक्शन होंगे तो हमारा जो संगठन है उसका पार्टिसिपेशन आपको बढ़ चढ़ कर दिखेगा। महिलाओं की क्या भागीदारी है टिकटॉक को लेकर? टिकटॉक को लेकर देखिए, जो भी हमारी महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है ये कि उन महिलाओं के लिए मैं टिकट के लिए लड़ाई लड़ूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सक्रिय महिलाएं हैं, हमारी पार्टी, हमारा संगठन उन महिलाओं को टिकट देकर उनकी पूरी लड़ाई हम जोर शोर से लड़ेंगे। जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अभी यूपी में भी एक वो चलाया था मिशन, तो इस तरीके के उत्तराखंड में भी आरक्षण को लेकर महिलाओं को कोई मिशन है ऐसा? देखिए, आरक्षण लड़ सकती हूँ, लड़ूंगी, लड़ सकते हैं भी, लड़ भी सकते हैं और लड़ेंगी भी, ये जरूर है। लेकिन आरक्षण का जो परसेंटेज है वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती। वो पार्टी फॉर्म में एक चीज होती है, लेकिन ऑलरेडी जो निकाय के चुनाव हैं या जो पंचायतों के चुनाव है उसमें तो हमारी जो राजीव गांधी जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण पहले से ही करा हुआ है। जो आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायती राज में हुए हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए हैं। तो जो कांग्रेस की महिलाएं जो एक्टिव है, सक्रिय रूप से लोगों के बीच में, उन लोगों के टिकट की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। उधम सिंह नगर में लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दुष्कर्म के लगातार मामले सामने आए हैं, उसको लेकर उत्तराखंड में क्या कहना है? सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो ये सरकार है, जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करती थी, वो सरकार हर तरीके से फेल हो चुकी है। ये सिर्फ उधम सिंह नगर का मामला नहीं है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आप देखिए कि महिलाएं हर तरीके से असुरक्षित हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार, जब अंकिता भंडारी का केस होता है तो जो पैरवी करती है सरकार पुलकित आर्य और पुलकित आर्य के पिता की कर रही, क्योंकि उनके पार्टी के लोग हैं, वो उनके पूर्व राज्य मंत्री हैं। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां मेडल लाती है तो प्रधानमंत्री उनको अपने घर का सदस्य बताते हैं, लेकिन जब वो यौन शोषण का आरोप लगाती है तो एक एफआईआर बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर की नहीं होती। तो आप सोचिए कि इस जो देश में और इस प्रदेश में जो महिला सुरक्षा की बात करने वाली बड़ी बड़ी बातें, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते थे, आज उन लोगों ने महिला सुरक्षा के लिए क्या काम कर रही है। सरकार से हमारा सवाल होना चाहिए, हम सबका सवाल होना चाहिए कि आज हमारी ऐसी क्या लचर व्यवस्थाएं हैं हमारी कि जिसकी वजह से हमारी बेटियां असुरक्षित हो गई हैं। और वो भी मेरा बात बहुत मार्गदर्शन करते हैं कि आप ऐसे चलिए। मैं मुझको बहुत खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली की है, जहां कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जसपुर की हीरा गार्डन पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया, आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव हैं, जिसके चलते एक जिम्मेदारी है सभी जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो, ताकि आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के हो सके। और कांग्रेस जो है वो बूथ स्तर पर महिलाओं को और मजबूत करने पर काम कर रही है। चुनाव है, अभी निकाय चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है। तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके अपने जिला अध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता हैं महिला कांग्रेस के, उन लोगों से एक मुलाकात करूं और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का जो भागीदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हो। और हमारे संगठन से, हम लोग ब्लॉक संगठन से, वार्ड से, हर संगठन से, हर बूथ पे 10-10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये मेरा प्रदेश का दौरा चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये
आम आदमी की सरकार नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है और ये अपनी मनमर्जी से चल रही है। ये लोगों के लिए जो जिस भावना से सरकारें बनाई जाती थी कि जनता के लिए काम करेगी, जनता के लिए अच्छा सोचेगी, जनता की भलाई के लिए जो काम होता है, जो राजनीति होती थी पहले सरकार और सत्ता की जो डेवलपमेंट के काम होते थे सरकार वो करती थी। आज जो ये सरकार है ये हर तरीके से फेलियर है और ये अपनी मनमर्जी से हर काम को कर रही है। द्वाराहाट विकासखंड के कफड़ा क्षेत्र में पानी की भारी समस्या बनी हुई है। पिछले काफी समय से व्यापारी पानी की समस्या से परेशान है। व्यापारी ग्राम प्रधान ने जल संस्थान के जेई से कई बार इस संबंध में बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर सांकेतिक धरना भी दिया। पानी के खाली बर्तनों के साथ लेकर जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कहा अगर शीघ्र ही विभाग के द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सभी व्यापारी और जनता उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जल विभाग की होगी। इधर जब हमारे संवाददाता विमल शाह ने विभाग के एक्शन से बात की तो उन्होंने बताया कल विभाग के कर्मचारी को भेजकर व्यवस्था सही करवाई जाएगी। कम से कम 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ कपड़ा जो बाजार क्षेत्र है लगातार 3-4 महीने से पानी नहीं पहुँच पा रहा है और ऊपर क्षेत्र गांव क्षेत्र में मोटरें चल रही हैं तो बार बार जी साहब को शिकायत भी कर रहे हैं तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आप जेई साहब से जब आप फोन करते हैं तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है नहीं? ना आज तक तो कुछ नहीं हुई, कभी भी नहीं होती है, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। कितने समय से आप लोग ये परेशानी को झेल रहे हैं? हम तो लगातार 3-4 महीने से झेल रहे हैं। ये बाजार क्षेत्र में तो आता ही नहीं है पानी। ऐसा क्या कारण है कि बाजार क्षेत्र में पानी नहीं आता, अन्य क्षेत्रों में पानी आता? ये ऊपर गांव क्षेत्र में मोटरें चल रही हैं, उस वजह से नीचे बाजार क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहे। काशीपुर में बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष लेखराज गौतम के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई 11 जून को दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, लेकिन बाद में उसको एक्सीडेंट दिखाया गया। वे चाहते हैं इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी यदि मुसलमानों और दलितों का उत्तरण बंद नहीं हुआ तो बसपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। एक कस्बा है बरोला, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर के वहाँ विवाद चल रहा है, जिसमें उन्होंने महापंचायत के माध्यम से 15 तारीख को जो है अल्टीमेटम दे रखा है वहाँ सबको खदेड़ने का। जबकि उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक लड़का जो है तो मुस्लिम समाज का उसका दोस्त है, ना कि वो उस लड़के के साथ था और ना ही किसी रेस्टोरेंट में थे ना किसी ऐसी जगह थे, तो पैदल जा रहे थे जब तक लोग। उस लड़की का भाई भी उसमें साथ था। सिर्फ इस नाते के माहौल को खराब करने के लिए विवाद चौकी की तैयारी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें सभी समाज के लोगों का जो में सहयोग रहा है, स्त्रियाँ कुछ चीज़ें सब चली आ रही हैं, विवाद चौकी तैयारी बिल्कुल गलत है, ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस तरह के काम करने के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए तहसीलदार साहब को, जो कि उनके बारे में बात नहीं जाएगी। माननीय राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं तहसीलदार साहब के माध्यम से। आज ज्ञापन में जो हमारी मांग है, उत्तराखंड के राज्य में जो उत्तरकाशी जिला है, जिले में करोला एक शहर है, उस शहर के अंदर कुछ मुस्लिमों के साथ जो वहाँ दुकानदार हैं जो व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों के साथ उनकी दुकानों के साथ लूटपाट करना, उनके बोर्डों को तोड़ना, उनको वहाँ से इतना उत्पीड़न करना, प्रताड़ित करना कि वहाँ से शहर को छोड़ने के लिए उनको अल्टीमेट दे रखा है। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम से सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ संत महापुरुषों ने बड़ी तपस्या करी है और यहाँ से गंगा भी बहती है, जमुना भी बहती है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं। और उसके साथ साथ जो हरिद्वार में घटना घटित हुई है, पंकज नाम का व्यक्ति है, 11 तारीख को जो दलित समाज का है, उसके साथ पहले उसको मारा गया, मारने के बाद में उसके साथ एक्सीडेंट करके घटना दिखाई गई। इन चीज़ों को लेकर, दोनों मांगों को लेकर आज हम ज्ञापन दे रहे हैं माननीय राज्यपाल के नाम से। हम ये चाहते हैं कि ये जो घटना हो रही है दलित और मुस्लिमों के साथ,
ये उत्तराखंड सरकार इनको बंद करे। जिस तरीके से आए दिन मुस्लिमों के साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो मजार तोड़ने की बात हो, चाहे उनके सरकार के नियम कानूनों का एक उल्लंघन करते हुए उनके हिसाब से उनको तोड़ने के नाम से जो उनको वंचित किया जा रहा है, उसी तरीके से हम चाहते हैं, उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं ये चीज़ों को बंद करा जाए और जिस तरीके से ये घटना घटी जा रही है इनको तत्काल इसकी जांच CBI से कराकर जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।